तो अभी तक आपने पढ़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जीवनी। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर जूठन के बारे में। हम मौखिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप केवल ध्यान से सुनिए तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सुनिएगा। कहानी क्या होती है, लेखक साहब ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि जब हम स्कूल गए, पहले दिन की घटना बताते हैं। जब स्कूल गए तो एक शिक्षक थे, हेड मास्टर साहब, जिनका नाम है कालीचरण जी। क्या नाम है? कालीचरण। नाम भी वैसा, काम भी वैसा ही होता। सुनिएगा। वो बुलाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से और कहते हैं क्या नाम है। तो लेखक साहब डरते डरते बताते हैं ओम प्रकाश। क्या नाम? ओम प्रकाश। पूछते हैं, कहते हैं कि किस जाति के हो, तो बता देते हैं कि किस जाति के हैं ये। तो चूहर जाति के, चूहर जाति के हैं ये। राम यानी मोची, चूहर जाति कहा जाता है वहां पर। तो ये कहते हैं कि हम चूहर जाति के हैं। फिर मास्टर साहब का दहशत ना पूरे उस स्कूल में चलता था, हेड मास्टर साहब का, यानी सारे बच्चे उनसे डरते थे। वो कहते हैं कि देख रहे हो वो शीशम का पेड़, उस पर चढ़ जा और चढ़कर उसमें से कुछ पत्ती वाली डालियां काट ले और उसका एक झाड़ू बना ले और विद्यालय को साफ कर ले। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बच्चे थे स्कूल में, शिक्षक ने कहा, वो चढ़ गए और चढ़ करके उसकी झाड़ू बना लिए झोकड़ी का और साफ करना शुरू कर दिए। सुनिएगा कहानी। जब वो साफ करने लगे तो कक्षा और बरामदे जब साफ कर लिए, तब हेड सर यानी जो कालीचरण मास्टर साहब हो, वो कहते हैं कि पूरा फील्ड साफ कर लो। कहते हैं कि मैंने जब साफ करना शुरू किया, पूरा शरीर हमारा धूल से एकदम ढक गया। हमारी मुख में भी बहुत सारे धूल आ गए थे, ऐसा कि पहचान भी नहीं सकते थे इतनी। चलिए, लेकिन हमें ये आशा थी कि कल से हमें ये साफ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कल जैसे ही हमने गया, फिर मास्टर साहब कहा कि चलो फिर से लगा लो सबको झाड़ू। फिर हमने डरते हुए सबको झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। पूरे जितने कक्षा थे, बरामदा, बड़ी स्कूल थी, सबको साफ करने के बाद बहुत बड़ा फील्ड था। फिर सारे फील्डों को इनसे साफ कराया गया। सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हमसे साफ करवाया गया। ये आशा में हमने साफ किया कि अगले दिन हमको क्या होगी, कक्षा में बैठाया जाएगा, पढ़ने दिया जाएगा। लेकिन तीसरे दिन क्या करते हैं लेखक साहब, जब जाते हैं तो कहते कि मैंने गया और चुपचाप हम अपनी कक्षा में बैठ गए। लेकिन जैसे ही जो शिक्षक थे, हेड मास्टर साहब, वो दहाड़ते हुए, गरजते हुए, सारा बच्चा डर गया। पूछते हैं कहाँ गया वो ओम प्रकाश। एक बच्चा कहता है सर जी वो बैठल है कक्षा में। जाते हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि को ऐसे दबोचते हैं, गले को, गर्दन को ऐसे पकड़ते हैं पीछे से, जैसे कहते हैं कि कोई भेड़िया भेड़ के बच्चों को, एकदम मुलायम बच्चों को एकदम जबरे में जकड़ लेता है और जैसे उठा करके जा रहा है, वैसे हमको जकड़ लिए और उठा लिए और बोले चलो साफ करो, साफ करो। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जाते हैं और वही झाड़ू जो बनाए थे, शीशम की पत्तियां, 3 दिन हो चुकी थी। कहते हैं कि जैसे मेरा दिल टूट रहा था, वैसी झाड़ू की पत्तियां भी अब क्या हो चुकी थी, झड़ रही थी। लेकिन ये आशा में हमारी मनोबल टूट चुकी थी। झाड़ू लगा ही रहते, सारे बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे, हम झाड़ू लगा रहे थे अकेला पूरे फील्ड में। लेकिन अचानक मेरे पिताजी उसी रास्ते से गुजरते हैं और देखते हैं कि उस फील्ड में झाड़ू लगाते हुए हमें, तो वो ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं और जाते हैं और कहते हैं मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं आप। अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी उन्हें प्रेम से मुंशी जी कहा करते थे। ठीक है, तो कहते हैं कि मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं। पिता को देखते ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बच्चे थे ना, वो रोना शुरू कर देते हैं और रोते हुए सुबकते सुजगते, मतलब कहने का अर्थ है रो करके, और सुबकते सुबकते सारी कहानी वो सुना देते हैं। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पिताजी इतनी दहाड़ते वहां पर, ये भी कोई कमजोर आदमी नहीं थे, बड़ी बड़ी मूछें थी एकदम,
चेहरा बहुत विकराल था और ये दहाड़ते हैं ऐसे कि सारे स्कूल के शिक्षक, हेड मास्टर सब जमा हो जाते हैं और हेड मास्टर की ऐसी फटकार लगाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमने तो उस दिन अपने पिता की जो हमने हिम्मत देखी, आज तक मुझे याद है। यानी सारा मास्टर का हकरी बकरी निकाल दिए थे स्कूल में। कहानी स्कूल की होती है। इसके बाद फिर अपनी पारिवारिक जिंदगी का वो वर्णन कहानी में करते हैं। कहते हैं कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी माँ गांव के आसपास के इलाके के जो बड़े परिवार के लोग हैं, धनाढ्य लोग, उनके घर में जाते हैं साफ करने के लिए, घर की सफाई करना, घर की चूल्हा चौका करना। ये हमारी परिवार की, हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी भाभी, ये लोग जाया करती है करने के लिए। और हमारे बड़े भाई और पिताजी का काम क्या है? तो उनका काम है कि वो जो बड़े बड़े घर हैं, उनके हर घरों में, किसी के यहाँ 10 मवेशी, किसी के यहाँ 15 मवेशी, कम से कम 10 मवेशी तो हुआ ही करता है प्रत्येक घरों में। इन सारे घरों में जाना और मवेशियों का गोबर उठाना, उठा करके गांव के बाहर जहाँ पर वो चेपुआ बनता है, गोईठा जिसको कहते हैं, वहाँ जा करके रखना, फिर उसकी सफाई करना, ये सब। इतना ही नहीं, खास करके जो सर्दी का दिन होता है, ठंडा के दिन, तब मवेशी को बैठने के लिए अंगोछा लगाया जाता है। अंगोछा का मतलब होता है जिसको लार पुआर कहते हैं, वो पुआल बिछाया जाता है ताकि उस पर मवेशी बैठे और सारा रात में मवेशी उस पर मल मूत्र त्याग करती है। और फिर उसको उठा करके फिर धूप में सुखाने के लिए रखना, फिर मवेशी के लिए जो जगह है उसको साफ करना, ये सब बड़ा कठिन काम होता था। और फिर भी उन्हें शाम सुबह करना पड़ता था और एक दो घर नहीं, कई घरों में उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि एक घर से काम चलता नहीं था। तो सारे घरों में काम करते करते उनका दोपहर खत्म, फिर शाम का काम शुरू किए तो रात खत्म, यही काम। बदले में मिलता क्या था मेरे भाई? तो कहते हैं कि उनको बदले मिलता था, जब 10 मवेशी होता था तो साल में 5 किलो अनाज। एक घर परिवार से 10 मवेशी का अगर साल भर देख रेख करते थे, तो जब फसल करती थी तब उनको मिलता था 5 किलो अनाज। बताइए, 12 मवेशी होती थी तो 15 मवेशी, तो उसी हिसाब से 7 किलो 8 किलो अनाज मिलती थी। ये परिवार की स्थिति थी। और खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन, घर में जो लोग खाते थे, जूठा अगर छोड़ दिए तो वो जूठन, या जो रोटियां बनती थी हम लोगों के लिए, उसमें चोकर मिला करके, चोकर की रोटियां, यानी आधा आटा और आधा भूसी, और उसको मिला करके रोटियां बनाई जाती है हम लोगों के लिए खाने के लिए। अर्थात ये सारा षड्यंत्र किसके लिए था? हम लोगों को गरीब रखने के लिए किया जाता था, ताकि ये आगे ना बढ़े और हमारी काम सब दिन करता रहे। ऐसा षड्यंत्र रचा गया था। वो कहते हैं माँ लोग भी इसी तरह से काम करती थी और उनका भी काम इसी तरह से चलता था और खाने के लिए वही जूठन मिल जाता था। लेकिन कहते हैं कि घटना एक दिन की बात बताते हैं कि जहां हमारी माँ काम करती थी और हमारे पिताजी काम करने जाया करते थे, वहां की एक दिन की कहानी बताते हैं कि उनकी बहन की, यानी उनकी बेटी की शादी थी। उनका नाम था सुखदेव चौधरी। सुखदेव चौधरी की बेटी की शादी थी और उनकी शादी का जैसे मालिक का घर में शादी, तो भाई एक अपना परिवार का जैसा 20-25 दिन पहले से घर की सफाई शुरू हो जाती है। हम लोग पड़ोस पड़ोस से खाट चौकी मांग करके लाया जाता था कि उसमें बिछाया जाए, ताकि बारात लोग आएंगे तो उस पर रहेंगे। पूरा इकट्ठा करना, साफ सफाई करना। और जैसे शादी का दिन हुआ तो हम लोग आशा लगाए हुए थे कि शादी है मालिक के घरों में, तो हम लोगों को कुछ अच्छी खाना पानी मिलेगी, कुछ अच्छी खाना पानी मिलेगी। क्योंकि हम कभी कभी जाते थे मालिक के यहाँ और देखते थे वहाँ सुंदर सुंदर पकवान। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि जब हम माँ के साथ कभी कभी जाते थे, अपने माँ जहाँ काम करती थी वहाँ जाते थे और वहाँ देखते थे वहाँ के लोगों को, घर वालों को खाते हुए, तो सुंदर सुंदर पकवान देख करके हमें भी मन होता था कि आखिर हम लोगों को ये कहाँ भोजन क्यों नहीं मिलता है, यानी हमारे भाग्य में ऐसा भोजन क्यों नहीं है, ये सोचते थे ओम प्रकाश जी बचपन में। लेकिन जब शादी की दिन आई है तो वो लोग सोच रहे हैं कि घर में अच्छी खाना पकेगी तो हम लोग भी खाएंगे। लेकिन होता क्या, सुनिएगा। बारात आती है, सारे देख रेख किया जाता है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमारी माँ और हमारी एक छोटी बहन, छोटी नहीं बड़ी थी इनसे, ओम प्रकाश जी से बड़ी, वो माँ के गोद में चपकी हुई और बाहर दरवाजे के बाहर एक टोकरी लिए हुए बैठी हुई थी। जितनी बारात खाती थी, खाने के बाद जो जूठन बचता था
वो जूठन हमारी टोकरी में आकर के रख दिया जाता था पत्तल को, और उस पत्तल को जमा रखा जाता था। जब सारे बारात खा लेते हैं तो उधर से सुखदेव मतलब वो चौधरी जी आते हैं जो उनके मालिक हैं, उनसे वो कहते हैं कि मालिक थोड़ा जो बना है हमको दीजिए ना खाने के लिए। कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, हम भी थे वहां पर बैठे हुए माँ के साथ, वो ऐसे आंख ततेरते हैं और वो जो जूठन वाली टोकरी थी उसको देखते हुए कहते हैं कि एक टोकरी भर ली तो नहीं हुआ। माँ चुप हो जाती है और हम लोगों को उसी से संतोष करना पड़ता है, जूठन से। वो जूठन जो हम लोग खाते थे वो लेकर जाते थे हम लोग घर पर, और उससे में जो अच्छी पूड़ियाँ होती थी, कचौड़ियाँ, उसको हम लोग क्या करते थे, अलग कर लेते थे, और जो अन्य जो खाद्य पदार्थ होती थी उसको हम लोग महीनों तक खाते थे उसको। ऐसी जिंदगी जी रहे थे हम लोग। और उस पूड़ियाँ को माँ क्या करती थी, खाट पर एक चादर बिछा देती थी और चादर पर पूड़ियाँ रख देती थी ताकि सूख जाए। जब भदवारी का दिन आएगा, दिक्कत होगी, उस समय थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के खाया जाए। और वहां पर हमको लाठी लेकर के बैठा दिया जाता, पलक झपका चील कौए लेकर फरार हो जाते थे, इसीलिए वहां पर हमको लाठी लेकर के बैठना पड़ता था। और जब वो सूख जाती थी, भादों का दिन आता था, तो उसी को गर्म पानी में उबाल कर थोड़ा नमक और चीनी छीट, नमक और मिर्च छीट करके तब हम लोग खाते थे। बड़ी आनंद आता था, अरे कमाल का लगता था स्वाद। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, ऐसी अपनी जिंदगी के बारे में कहते हैं। कहते हैं किसी किसी बारात में, किसी किसी बारात से कभी कभी ज्यादा करके भोजन मिलता था जो महीनों तक चलता था, लेकिन किसी किसी बारात से भोजन ऐसा बहुत कम मिलता था। तो हम लोगों के परिवार में ऐसा कहा जाता था कि बारात थोड़ी था, भुक्खर था, भुक्खर मैंने सब चाट के खा गया, जुट्ठो नहीं छोड़ा। देखिए जूठा के लिए भी दिक्कत थी उनको, कहते हैं कि जूठा भी नहीं छोड़ा। वो बारात का क्या नाम रख दिया जाता था, भुक्खर। ऐसे कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए उनकी जिंदगी वहां पर, अपने परिवार की स्थिति को वहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब दूसरी कहानी लिखते हैं। वो कहते हैं कि एक बार की बात है कि हम लोगों को जो पैतृक काम थी, मवेशियों को उठाना, मरे हुए मवेशियों को उठाना उनकी काम थी, पैतृक काम, तो उन्हें तो करना ही पड़ता था, नहीं करने पर गालियां तो सुनना ही पड़ता था। कहते थे अगर किसी गांव पड़ोस में किसी को अगर मवेशी मर जाती थी तो हम लोगों को समाद दे दिया जाता था कि मवेशी मर गई है, उठाना है। अब मवेशी मर जाए तो अकेले तो उठता नहीं है, उसको उठाने के लिए 4-6 लोगों की जरूरत होती थी, और वो भी हमको बांस, उसके पैर को उल्टा पैर बांध करके उसमें बांस लगा करके 4-6 आदमी उठा करके तब ले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में 4-6 आदमी को जुटाना थोड़ा सा हो जाता था, समय लग जाता था। तब तक वो मालिक आकर के हम लोगों को गालियां ही देते थे। उठाने का कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन गालियां जरूर मिलता था, ऐसा कहते थे। तो कहते हैं हम लोगों की पैतृक काम थी और करना पड़ता था मजबूरन में, क्योंकि हम ऐसे दलित समाजों में रह रहे थे, ऐसे समाज में रह रहे थे जहां पर नीचे जाति दलित जातियों का तो कोई महत्व ही नहीं था। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक बार की बात है, गांव के एक जो किसान थे उनकी बैल मर जाती है, खेत में काम करते, हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते वहीं मर जाते हैं, और खेतों में ही मर जाते हैं। तो हमें संवाद मिलती है और हमारी माँ के यहाँ आकर बोल जाते हैं कि बैल मर गया है, उसको उठाना है। और संयोग की बात थी कि हमारे पिताजी और हमारे बड़े भाई वो कहाँ गए हुए थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी बारे में कहते हैं कि वो कहीं गए हुए थे, माने कोई रिलेशन में गए हुए थे, घर पर नहीं थे, और उस जमाने में टेलीफोन भी नहीं था। और ये स्कूल में पढ़ रहे थे, 9वीं कक्षा में ये थे, तब की बात कर रहे हैं कि जब हम 9वीं कक्षा में थे तो हम पढ़ रहे थे स्कूल में। वहां पर गांव में जो हमारी बस्ती थी, उस बस्ती में ज्यादा लोग थे नहीं, मात्र 2-3 लोग ही थे। माँ सभी लोगों को कहने गया, इकट्ठा करने गया, फिर भी नहीं पूर पाया। तो हमारे छोटे चाचा को कहा गया, यानी बड़े पिताजी से छोटे थे, उनको कहा गया। तो वो किसी तरह से तैयार हो गए, क्योंकि माँ सोच रही थी कि अगर मवेशी नहीं खाला जाएगा तो गालियां सुननी पड़ेगी, अगर वो नहीं हुआ तो कम से कम मवेशी खाने से जो 10-15 रुपया आता है वो भी नहीं आएगा, और उसके ज़माने में जो 10-15 रुपया थी बहुत महत्व रखती थी, इसलिए माँ वो भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो चाचा को कहा गया, लेकिन चाचा से अकेले होता नहीं, इसलिए कहते हैं कि माँ तो नहीं चाहती थी कि हम उस काम में जाएं, लेकिन मजबूरी में उन्हें भेजना पड़ता है, क्योंकि वह 10-15 रुपया जो आता चमड़ा बेचने का वो भी तो नहीं आता ना। तो इसलिए चाहते हैं कि कम से कम 10-15 आ जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि चमड़ा खालने के बाद ठीक उसी समय उसमें नमक लगा दिया जाता था
ताकि चमड़ा खराब ना हो। और फिर उस चमड़ा को कहाँ भेजा जाता था? मुजफ्फरनगर में, शहर में, जहाँ से उनको 20 रुपया मिलती थी। जो लोग और मवेशी उठाते थे उनको कुछ देने लेने के बाद 10-12 रुपया बच जाता था। तो 10-15-12 रुपया का ही उनकी आशा थी, क्योंकि मवेशी देने वाले कुछ देते नहीं थे। चलिए अब क्या होता है, कहानी सुनिएगा। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जो इसको स्कूल से कहा जाता है, बुलाया जाता है, और वो जाते हैं अपने चाचा के साथ कहाँ? मवेशी खालने के लिए, जहाँ बैल मर चुकी है। वहां जाते हैं और चाचा छुड़ियां चलाना शुरू करते हैं, लेकिन छुड़ियां चलाने में वह अच्छे नहीं हैं। माने उनके पिताजी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी जैसे छुड़ियां चलाते हैं वैसा ही छुड़ियां नहीं चलाते हैं उनके चाचा। लेकिन चलाते चलाते वो थक जाते हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ में थमा देते हैं, कहते हैं तुम अब छुरी चलाओ। तन का हम तो बीड़ी पी लेते हैं, वो बैठकर बीड़ी पीने लगते हैं। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी तो कभी किए ही नहीं, लेकिन चाचा के डर से ये भी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे काफी मशक्कत करने के बाद वो थोड़ी सी चमड़ा उतार पाते हैं। उतारने के बाद फिर चाचा दोनों मिल करके बारी बारी से उतार लेते हैं। फिर चमड़ा को गठरी में बांध कर और उनके चाचा आगे लेकर चलते हैं। चमड़े थोड़ी भारी थी, चाचा तेजी से चल रहे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि हाथ में छुरी लिए पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे वो आते हैं कहाँ? मुजफ्फरनगर बस स्टैंड के पास। उनके चाचा कहते हैं, मोटरी रख देते हैं और कहते हैं कि अब वाल्मीकि तुम ले चलो इसको। ओम प्रकाश यानी उनको मुंशी जी आप इसको लेके चलिए। अब वो कहते हैं कि चाचा देखिए, आप थोड़ा सा बस स्टैंड पर पार करवा दीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और खास करके अभी स्कूल की छुट्टी का समय है। हमारे जो सहपाठी हैं, क्लास साथी, वो देखेंगे तो बाद में हमारी मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए आप कम से कम इसको पार करवा दीजिए तब ले जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि उनकी चाचा का हृदय नहीं पसीजा। वो कहा नहीं, तुमको उठा के ले जाना होगा, और उठा करके गठरी हमारे सिर पर रख देते हैं। अब हम क्या बताएं, हम कैसे वहां से निकले, कैसे वहां से निकले ये तो बताना ही बड़ी मुश्किल है। एकदम ऐसे दबी बिल हम निकले, लज्जित में क्या बताएं। किसी तरह से घूमते घामते हम घर पहुंचे। घर पहुंचे, गांठ बड़ी भारी थी, बड़ी मेहनत से हम घर पहुंचे थे, थक गए थे। और क्या बताएं, हमारे शरीर के पसीना भी चल रहा था, और साथ ही साथ रक्त की जो बूंदे थी, वो जो बैल की जो रक्त गिरी थी, वो बूंदे उनकी शरीर पर पड़ा हुआ था, कपड़ों पर पड़ा हुआ था। जब उनकी बड़ी भाभी देखती है तो बड़ी भाभी कहती है, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमारी जब बड़ी भाभी देखी तो हमारी माँ से कहते हैं कि माँ जी, हम लोग तो इस नरक में हैं ही, कम से कम इन्हें तो इस नरक में मत ढकेलिए, इन्हें रहने दीजिए। अर्थात वो कहते हैं कि भाभी ने हमें सहयोग देना शुरू किया कि हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये वो चाहती थी। और कहती थी कम से कम हम लोग तो हैं, कम से इन्हें तो नरक में नहीं जाने दीजिए। यानी कहते हैं कि आज तक उनकी बात हमें याद है। किनकी? बड़ी भाभी की बात। अब क्या होता है सुनिएगा। उसके बाद कहानी होती है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ये पढ़ने के लिए फिर शहर जाते हैं, और शहर जाकर के धीरे धीरे उच्च शिक्षा ग्रहण करके आज नौकरी में है। अब कहानी होती है कि जब ये शहर में है तो गांव के जो मालिक थे, गांव के जो मालिक थे जिनका नाम था, क्या नाम? सुखदेव। उनके पोते का नाम है सुरेंद्र। वो किसी परीक्षा के लिए, परीक्षा के उद्देश्य से कहाँ जाते हैं? देहरादून आते हैं। गांव से, बरला से कहाँ रहे हैं? देहरादून। तो क्योंकि वहां पर ठहरने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, तो उन्हें मालूम होता है कि गांव का एक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि देहरादून में क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। तो गांव से हमारी एड्रेस लेकर के, पता लेकर के वो आते हैं, और आते हैं तो हमारे यहाँ ही ठहरते हैं। शहर में वो जातिवादी नहीं है, पहले गांव में जातिवादी होती थी, लेकिन अब ऐसी बातें नहीं हैं। और वो आते हैं और हमारे यहाँ ठहरते हैं। ठीक है। उन्हीं की बुआ की शादी की कहानी है। उन्हीं की बुआ की शादी में वो लोग, ओम प्रकाश वाल्मीकि जब गए थे तो खाने के लिए उनको क्या मिला था? जूठन मिला था। इसीलिए शीर्षक का नाम रखा गया है जूठन। अब वहां पर कौन पहुंचते हैं? सुरेंद्र चौधरी जब पहुंचते हैं तो रात का खाना इन्हीं के साथ होता है। यानी एक ही टेबल पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, और एक टेबल, मतलब उसी कुर्सी पर उसी टेबल पर दूसरी तरफ से कौन है? सुरेंद्र चौधरी हैं। और वाल्मीकि जी की पत्नी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पत्नी खाना परोसती है, और दोनों साथ में खाते हैं। खाने के बाद जो सुरेंद्र हैं वो कहते हैं कि भाभी जी,
आपके हाथों की खाने के जो स्वाद है, जायका जायका बोलते हैं, जायका है, वो तो हमारे घर के सदस्यों में भी नहीं है। यानी आपने क्या समझा कि वहां पर वो उनकी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। जहां एक बार उनके परिवार के लोग, सुरेंद्र जी के परिवार का लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि को जूठन खिलाते हैं, आज उन्हें ताजा खाना खिलाया जा रहा है और आज उनकी विशेषता का वर्णन किया जा रहा है। यानी आपने क्या समझा, इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझा कि हमारे समाज में एक भेदभाव है और इस भेदभाव को तभी समाप्त किया जा सकता है जब शिक्षा होगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि हम तो उस नरक से, यानी वो सामाजिक स्थिति से तो बाहर निकल गए हैं। अब हम कहाँ रह रहे हैं, देहरादून शहर में रह रहे हैं। हमारा क्या काम है भाई, तो हमारा काम है नौकरी करना, और वो जो पैतृक कामें हैं, मवेशी की देख रेख करना, मवेशी उठाना, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो उससे निकल गए हैं। लेकिन हमारे ही परिवार और हमारे जैसे और बहुत सारे लोग अभी भी इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस कहानी से क्या सीखा कि पहले के समय में जो हमारी समाज थी वो बहुत ही घिनौनी समाज थी। दलित वर्ग के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, और जो ऊंचे वर्ग के लोग थे वो हमेशा ये चाहते थे कि अगर ये आगे बढ़ जाएगा, ये पढ़ लिख लेगा, तो फिर आगे समस्या होगी, हमारी काम वो नहीं करेगा। तो ना तो उसे पढ़ने दिया जाता था, काम के बदले उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था, केवल भोजन दिया जाता था कि भोजन करो और इसी में लटपट रहो ताकि हमारा सारा काम होते रहे। तो इस तरह से एक षड्यंत्र था। तो कहते हैं कि जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं होगी ये स्थिति खत्म नहीं होगी। तो आपने इस कहानी को अच्छी तरह से समझा होगा। हमने पंक्ति बाय पंक्ति प्रयास नहीं किया बताने का, एक मौखिक कहानी समझाने का प्रयास किया है, और आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर थोड़ी सी डाउट रह गई हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर से शुरू कीजिए और फिर से देखिए, एक बार और सुनिएगा, सब कुछ याद हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी तक रहेंगे। कल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।